Hello students, welcome back to the final video of Cell, the building block of life. And this is Akansha Verma, and you are here on the platform where you will be taught by a scholar. So, it's been a long time since we met. I hope you guys are doing well. And finally, we are on the final video, the final part of this chapter. And after this, we'll be starting class 9th chemistry. So, stay tuned for further more topics, and the videos would be more regular now. सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पास्ट 3 वीडियोज़ में बताया, हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में व्हिच इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। हमने देखा इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। हमारे रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में डेड सेल्स की डिस्कवरी करी थी, जो कि उनको उनके खुद के सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट्स जैसे दिख रहे थे और इन्होंने इसको नाम दिया था सेल। फिर एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक आए जिन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी इन द पॉन्ड वाटर। ऐसे ही रॉबर्ट ब्राउन आए न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने। परकिंजी आए जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन किया। पर इसी इंट्रोडक्शन में इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सेल थ्योरी, जो कि किसने दी थी? स्लीडन एंड श्वान ने दी थी और इसको मॉडिफाई किया था वर्काउ ने, जो क्या कहती थी कि ऑल सेल्स दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। जो भी सेल अभी है वो कहाँ से आ रहा है? ऑलरेडी जो पहले सेल्स एग्जिस्ट करते हैं उनसे आ रहा है। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सेल्स जो है वो कैसे पहले बने या पहले सेल्स से कैसे नए सेल्स की ग्रोथ हो रही है। एंड वील बी कवरिंग अबाउट वेरी 2 इम्पॉर्टेंट साइकिल्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये कहाँ होती है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, सेल थ्योरी एग्जैक्टली क्या थी और आज हम सेल थ्योरी को कैसे जानते हैं, सब इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा कि सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक इंडिविजुअल बनता है। हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में जाना, हम लोगों ने क्या जाना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस के बारे में जाना और हमने लास्ट वीडियो में कवर किए हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स, जो कि सेल को ये सारे फंक्शन कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। अब इससे आगे इसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए हमने और कुछ नए टर्म्स जाने, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, जो कि हमारे सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते थे। यूनिसेल्युलर में सारे फंक्शन वही सिंगल सेल जो है कैरी आउट कर रहा है, मल्टी सेल्युलर में सारे फंक्शंस जो हैं वो काफ़ी सारे सेल्स के बीच में डिवाइडेड हैं। तो हम लोग एक डिवीजन ऑफ लेबर देख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब सिर्फ एक ऐसा एंटैंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मैं न्यूक्लियोइड कह दूंगी। और हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, न्यूक्लियोलस है उसके अंदर और सब कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी चल रही हैं। मतलब अच्छी कैसे चल रही हैं? डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिल रहा है। सो अभी तक हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल्ड में जाना है अपने सेकेंड वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, फटाफट से ख़त्म करते हैं सेल डिवीजन साइकिल, जो कि हमें आगे भी पढ़नी है। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। सो वी हैव सेल ग्रोइंग एंड डिविजन। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा होता है कि हम लोग पार्क में खेल रहे हैं या बाय एनी चांस अगर हम लोग गिर गए और हमें कोई कट आ गया या चोट लग गई एनीवेयर, मतलब आपकी कोहनी पे लग जाती है, कभी कभी नी कैप पे लग जाती है, तो क्या होता है कि ब्लड जो है वो कुछ समय तक आएगा, पर ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो नहीं करता है। कुछ समय बाद जब हम उस पे उसको डिटॉल से साफ कर लेंगे या कोई भी ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, तो हमें नेचुरली दिखता है कि एक स्किन जो है वो रीडेवलप होनी शुरू हो जाती है। मतलब कट लगने के बाद जो है हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम लोग की मतलब काफी गर्ल्स जो होती हैं उनकी ये काफी प्रॉब्लम होती है कि मुझे हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो जब भी हेयर फॉल होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो हेयर झड़ गया वो वापस ग्रो नहीं कर रहा है, वो बेबी हेयर्स की फॉर्म में क्या कर रहा होता है? ग्रो कर रहा होता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं अगर वो बाय एनी डैमेज या किसी भी वजह से डेड हो गए या फिर उनको कोई भी
रिपेयर या मेंटेनेंस की जरूरत है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, नए सेल्स बनाती है जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उनसे। और इसी बनने की वजह से हमारे न्यू हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, या हमारी स्किन जो ऑलरेडी कट हुई होती है उसके अराउंड क्या है, एक नई स्किन जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाती है। सो यही हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा है कि व्हेन वी गेट अ स्मॉल कट ऑन आवर स्किन इट हील्स आफ्टर अ फ्यू डेज। When hair fall out, new hair they grow back. So how does this happen? Because cells in our body they can grow and divide to replace the old, dead or damaged cells. किसी भी वजह से हमारे सेल्स पुराने हो गए हैं या हमारे सेल्स डैमेज हो गए हैं या उनको रिपेयर की जरूरत है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, नए सेल तुरंत बना लेती है। अब आप ये नोटिस करो कि हमारी बॉडी में, या हम लोग जब भी किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखते हैं तो वो हाइट में कितना होता है, इतना होता है, छोटा सा होता है। बट वो बेबी ग्रेजुअली जो है वो वॉक भी करने लगा है, अब उसकी हाइट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। सो हाइट का बढ़ना इज बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं। और वो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं। साइज या वेट या इनर कंटेंट में ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट कैसे ग्रो कर रहे हैं, नंबर में ग्रो कर रहे हैं। So whenever I am talking about cell growing and dividing, I am talking about that the cells they are increasing in their number and not in their content। ठीक है, सेल हमेशा नंबर्स में बढ़ रहे हैं। ये देखो, जैसा कि एक सिंगल सेल था, अभी उसका जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इनर कंटेंट डिवाइड हुए, दो रेप्लिकेशन बनी अंदर की चीजों की, ठीक है। उसके बाद हमारा सेल जो है वो फाइनली ब्रेक होके दो न्यू सेल्स में डिवाइड हो गया। तो क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल से डबल सेल्स बन गए, दो सेल्स बन गए, तो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट सेल ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज इन देयर नंबर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो कैसे होता है, व्हेन आवर बॉडी ग्रोस इट इज नॉट जस्ट बिकॉज सेल्स गेट बिगर। ठीक है, तो सेल्स जो है वो बिगर नहीं हो रहे हैं, सेल्स कैन दे कैन ओनली ग्रो अप टू अ सर्टेन साइज, बट ग्रोथ हैपेंस बिकॉज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, सेल्स नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिविजन। ठीक है, सेल डिविजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस व्हेन सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, तो वो डिवाइड डिवीजन होके जो है नए सेल्स बन रहे होते हैं। And every day, an estimated hundreds of billions of cells in our body are replaced, which is almost 1% of the total number of cells in our body. तो आप इससे ये अंदाजा लगाओ कि हमारी बॉडी जो है वो कितने सारे छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, कि हर दिन हमारी बॉडी में क्या है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स जो हो रहे हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं। क्यों रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि या तो वो ओल्ड हो गए हैं, या बाय एनी चांस उनको डैमेज हो गया है, या वो डेड हो गए हैं। ठीक है, दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी रिकैप दिया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, कि प्रोकैरियोटिक होते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस वाले जिनके पास एक अच्छा सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक हो गए ट्रू न्यूक्लियस वाले। तो ये दोनों सेल्स डिवाइड करते हैं, बट जैसा कि यूकैरियोटिक के पास ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा ऑर्गेनल्स हैं, तो वो एक मोर कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली मैनर में डिवाइड करता है, जिसकी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो वो एक पूरी साइकिल फॉलो करता है, वो हमारा इतना ऑर्गेनाइज्ड बच्चा है यूकैरियोटिक सेल, कि वो सारी चीजें जो है वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लेके चल रहा है। तो हम लोग जानने वाले हैं हमारी इन्हीं कुछ चीजों के बारे में। ठीक है, सेल डिवीजन की प्रोसेस पे आ गए हैं। सेल डिवीजन की प्रोसेस क्या होती है, यू कैन सी द डेफिनेशन फ्रॉम हेयर, एग्जाम में आ सकती है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और एक टर्म आप आगे आने वाली क्लासेस में बहुत पढ़ेंगे, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी जो नया सेल है वो पुराने सेल से ही आ रहा है। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, रिपेयर डैमेज टिश्यूज एंड रिप्रोड्यूस। तो सेल डिवीजन की वजह से ही जो है नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, बेबीज बन रहे हैं। कैसे हो रहा है ये हम देखते हैं। सो दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, बड़े ही मेजर। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस जो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप कि सभी को एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का बेसिक डिफरेंस पता होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हेन हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हेन हमारे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, और इसमें हम लोगों को जेनेटिक वेरिएबिलिटी के ज्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो दो टाइप के सेल डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। माइटोसिस तब हो रहा है जैसे कि जब मुझे लग गई, मैं गिर गई, मुझे तुरंत सेल चाहिए, मुझे अपने डैमेज टिश्यूज को क्या है,
सही करना है तो वहां पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस बेसिकली हमारे गैमीट फॉर्मेशन में यूज होता है, जहाँ पे हमें एक नई जेनेटिक डाइवर्सिटी को बर्थ देना होता है। जैसे कि अगर हमें ओवम का क्रिएशन करना है या हमें इन मेल्स हमें स्पर्म का क्रिएशन करना है, तो वो कैसे होगा? मियोसिस की प्रोसेस से होगा, क्योंकि यहाँ हम गैमीट बना रहे हैं। तो मियोसिस इट इज वाइडली यूज, ये इसका सिग्निफिकेंस बता रही हूँ, दैट इट इज वाइडली यूज्ड फॉर गैमीट फॉर्मेशन, जब हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी लानी है तब। और माइटोसिस तब यूज होगा जब हम लोगों को क्या करना है, अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी है, रिपेयर करनी है, मेंटेनेंस करनी है। तो अगर गलती से गिर गए, कट लग गया, तो माइटोसिस पे ध्यान देंगे। ठीक है, दोनों प्रोसेस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये आपको पढ़ के पता चल जाएगा। Mitosis. So every human being begins their life cycle as a single fertilized egg. ठीक है, कोई भी कोई भी ह्यूमन ले लो। ठीक है, सब ह्यूमन की लाइफ कैसे शुरू हो रही है? एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से शुरू हो रही है, जो कि डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और यही एक सेल डिवाइड करके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी को राइज देता है। व्हेन अ बेबी इज बोर्न, व्हेन अ बेबी इज इन द मदर्स वूम, तो मदर्स वूम में वो क्या है, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग की तरह है, जो कि डिवाइड कर रहा है 9 मंथ्स तक। और जब पूरा प्रॉपर डिविजन हो गया, नाउ ही और शी इज रेडी टू वेलकम द न्यू वर्ल्ड, तब वो क्या करेगा, बर्थ लेगा। और बर्थ लेने के बाद भी क्या है, सेल डिवाइड करेंगे करेंगे, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनाएंगे, और ऐसे इंडिविजुअल जो है वो ऐसे से ऐसा, यानी न्यू बॉर्न से ओल्ड एज तक जाते हैं। ठीक है, तो सेल्स जो हैं वो अपने नंबर में इंक्रीज करते हैं थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। और माइटोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। 1 मार्क क्वेश्चन है, फिलिप्स में आ सकता है। माइटोसिस क्या करता है, वो दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम एक पेरेंट सेल। मतलब एक पेरेंट सेल है, वो एग्जैक्टली सेम दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और वो एकदम सेम होंगी, मतलब उनका जो डीएनए होगा या नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे, जो कि पेरेंट सेल में से थे। ठीक है, ना ही वो रिड्यूस हो रही हैं, ना ही वो डबल हो रही हैं। बस एक पेरेंट सेल है, ऐसे ध्यान रखो, उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, तो डीएनए क्रोमोसोम सब कुछ सेम है। इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। फाइन। ठीक है, सो माइटोसिस produces two genetically identical daughter cells from one parent cell. Each new cell gets the same DNA and the same number of chromosome as the parent cell. ये इंश्योर करता है दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन्ड अक्रॉस बॉडी सेल्स। मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट के पास थी, उस इन्फॉर्मेशन ने बोला आओ मैं तुम्हें भी बताऊं, तो वो सेम इन्फॉर्मेशन उसने पास करी। ऐसा हमारे इंस्टाग्राम पे रील की तरह नहीं था कि कोई ऐसे डांस कर रहा है तो अगले वाला उसमें एक और स्टेप ऐड करेगा और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते स्टेप ही बदल गया। सबको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ, राइट? तो हमारा माइटोसिस में क्या हो रहा है, जो पहले वाले ने बताया या जो पेरेंट सेल के पास सारी डीएनए या क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन थी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, वही सेम दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। ना ही डीएनए डबल हुआ, ना ही डीएनए रिड्यूस हुआ, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरफेज होता है। इंटरफेस इज द टाइम जब हमारा सेल जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। अभी सिर्फ इतना जानेंगे क्योंकि हमें ये सब डिटेल में पढ़ने हैं फेजेस। तो इंटरफेज इज द फेज जब हमारा सेल जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, नए प्रोटीन्स बना रहा है जो से डिवाइड होने में चाहिए। माइटोसिस जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है कुछ 4 फेजेस में, जो कि है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनको भी हम डिटेल में जानेंगे चैप्टर में आगे आने वाले। प्रोफेज में कुछ नहीं हो रहा है, हमारा जो सेल है उसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो कुछ देर के लिए छुप जाते हैं, हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं, ये ध्यान रखो। और क्रोमैटिन जो था अंदर वो अब कंडेंस हो गया है, क्योंकि सेल डिवीजन बिगिन करने वाला है। किसमें कंडेंस हो गया है? क्रोमोसोम में कंडेंस हो गया है, और वो क्रोमोसोम पूरा साइटोप्लाज्म में फैल गया है। मेटाफेज आता है, इसकी एक आइडेंटिटी ये है कि हमारे ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको होता है कि चलो भाई मेरी असेंबली होने वाली है, मैं 1 आर्म डिस्टेंस ले लूं और एक लाइन में खड़े हो जाऊं। तो ये ऐसे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट इसको कहेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। पर इस चैप्टर के लिए सिर्फ बेसिक नॉलेज रख लेते हैं। एनाफेज होता है जब हमारे ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें हो गई आपस में लड़ाई। अब इन क्रोमोसोम की जो है ना वो चार ऐसे बटरफ्लाई जैसी क्या है, विंग्स हैं। तो दो विंग्स ने बोला मैं इधर जाऊंगी, दो विंग्स ने बोला मैं इधर जाऊंगी, तो वो आपस में बट गए, बंटवारा हो गया। टीलो फेज में क्या हो रहा है, सेल जो है वो बीच से ही टूट रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे पास दो नए डॉटर सेल्स आ जा रहे हैं, ये है माइटोसिस।
कि हमारा इंटरफेज में, या मैं कहूँ स्टार्टिंग में, जो था एक पेरेंट सेल था। इस पेरेंट सेल के पास जो था डीएनए अपना रेप्लिकेटेड हो चुका है। इस रेप्लिकेटेड डीएनए को उसने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसने ना ये बोला कि मुझे डबल करो, उसने ना ये बोला मुझे रिड्यूस करो। बस हमारा एक पेरेंट सेल था, वो अपनी सेम डीएनए और सेम क्रोमोसोम नंबर में दो हिस्सों में बट गया है, और उन दो हिस्सों को मैं कहूंगी डॉटर सेल्स, प्यारी प्यारी डॉटर सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है मियोसिस। तो अब मियोसिस माइटोसिस से कैसे डिफरेंट है वो हम देख लेते हैं। हम अभी माइटोसिस के बारे में ये जानते हैं कि ये इक्वेशनल डिवीजन है। एक पेरेंट सेल अपनी सेम डीएनए और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, ना ही कुछ रिड्यूस हो रहा है, ना ही कुछ डबल हो रहा है। और ये कहाँ यूज हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन सॉरी ग्रोथ में, रिपेयर में एंड मेंटेनेंस में। अब आते हैं हम मियोसिस के बारे में। सो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा एंड ऑकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हमें बॉडी में कहीं भी चोट लग गई है, कट आ गया है, वहां हमें माइटोसिस देखने को मिलेगा। पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमें क्या ही देखने को मिल रहा है, सिर्फ मियोसिस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इसका एकलौता काम है जेनेटिक डाइवर्सिटी को चेंज करते रहना और गैमीट को बनाना। गैमीट, व्हेन आई एम सेइंग गैमीट, तो मैं फीमेल्स के लिए बात करूंगी ओवम की, और मेल्स में बात करूंगी स्पर्म की। ठीक है। ये सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, इतना ध्यान रखना है। गैमीट्स प्रोड्यूस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशंस एंड डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए उनमें मियोसिस होता है। देयरफॉर चिल्ड्रन जो है दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स। मतलब मेरी शक्ल मेरे डैड से मिलती है, पर मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ। ऐसे ही आपकी शक्ल अपनी, मतलब कुछ फीचर्स मिलते हैं आपके पेरेंट्स से, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली एज ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि हमारे मियोसिस में क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कैरी ऑन नहीं हो रही है माइटोसिस की तरह, बल्कि क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कैसे चेंज हो रही है वो हम देखते हैं, इसमें हो क्या रहा है वो हम देखते हैं। बस अभी इतना ध्यान रखना है कि मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन में यूज होता है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो सेम नहीं होती है। वेरिएशन लाने के लिए हम मियोसिस करते हैं, और इसी वेरिएशन की वजह का कारण है कि मैं अपने डैड से मिलती हूँ, मेरे फीचर्स अपने डैड से मिलते हैं, पर आई एम नॉट एग्जैक्टली डिट्टो डिट्टो शक्ल वाले नहीं है। ठीक है। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मियोसिस कहाँ होगा, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। ठीक है। रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, मेल्स में स्पर्म कहाँ बनता है, मियोसिस ऑकर ओनली इन द सेल्स ऑफ टेस्टीज ऑफ मेल्स टू प्रोड्यूस स्पर्म। जैसे कि मैंने कहा स्पर्म जो है वो टेस्टीज में बन रहे हैं मेल में, तो हमारा मियोसिस हमें टेस्टीज में ही दिखेगा। एंड सिमिलरली ओवरीज से ओवम बन रहा है फीमेल में, तो हमें सिर्फ ओवरीज में ही क्या मिलेगा, मियोसिस मिलेगा। प्लांट्स में भी सेम हो रहा है। मियोसिस जो होता है प्लांट में हो रही है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद होती है फर्टिलाइजेशन। तो वो एंथर जो होता है हमारा मेल पार्ट, और पिस्टिल जो होती है हमारी फीमेल पार्ट। ठीक है। तो एंथर्स जो होते हैं मेल पार्ट, ये बना रहे हैं पोलन ग्रेन्स, तो हमें सिर्फ एंथर्स में मियोसिस मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ओवरीज जो होती हैं हमारी फीमेल पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है ना, पिस्टिल में डिवाइड होता है तीन हिस्सों में। तो ओवरी हमारे जो है वो एग सेल्स बना रहे हैं, तो इसी में हमें मियोसिस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि मियोसिस दे रहा है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। हो क्या रहा है, अभी हम डिटेल में जानेंगे। इसमें हमें एक पेरेंट से मिलती हैं चार डॉटर सेल्स, जिनके पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो इसका हाफ होता है। माइटोसिस में सेम रह रहा था, वो अपनी सेम डीएनए और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है ट्रांसफर कर रहे थे अपनी बेटियों में, मतलब डिवाइड होते थे, दो हिस्सों में बट रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, ये हाफ कर रहे हैं पहले अपना क्रोमोसोम नंबर, और फिर चार डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए मैं इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहती हूँ। देखो वो क्या रहा है, मियोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल दो बार डिवाइड करता है। ठीक है। वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म फोर डॉटर डॉटर सेल्स। जैसा कि मैंने कहा एक पेरेंट सेल जो है वो चार डॉटर सेल्स को राइज देने के लिए क्या करता है, दो बार डिवाइड करता है, दो बार साइकिल में जाता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू में। ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे दो डॉटर सेल्स में, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ। पहले ही डिवीजन में मेन चीजें हो रही हैं, हमारा जो एक सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। एक सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एक डॉटर सेल में, वो क्या हो गया है, आधा हो गया है। सेकेंड डिवीजन एकदम सेम चलेगा माइटोसिस की तरह। अब ये जो आधा हुआ हुआ क्रोमोसोम नंबर है, ये नॉर्मली डिवाइड करेगा और आगे जाके दो उसमें डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक सेल दो में डिवाइड होगा, एक सेल दो में डिवाइड होगा, तो टोटल मुझे
4 मिल जाएंगे। तो जो खेल हो रहा है वो हमारा मियोसिस वन में हो रहा है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ईच गैमीट हैज हाफ द नंबर ऑफ डीएनए कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अगर हम पूरी साइकिल की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब दो लोगों से हमें गैमीट्स मिला, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिर मैं ये लास्ट वाला स्टेटमेंट बताती हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये है मेरा एक सेल जो कि इंटरफेज में है। मैंने क्या बताया था कि इंटरफेज में क्या हो रहा है, सेल प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, वो ऐसे प्रोटीन्स बनाएगा जो मुझे जरूरत होंगे डिवाइड करने के लिए। उसके बाद हमारा एक माइटोसिस की स्टेज जो थी वो किन 4 फेजेस में डिवाइड होती थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रो में क्या हो रहा था, सेल जो है वो कहेगा कि चलो ठीक है मैं कुछ देर के लिए छुप जाता हूँ, तो सेल के सारे ऑर्गेनल्स जो है वो डिसमेंटल हो जाएंगे और क्रोमैटिन कंटेंट्स होकर क्रोमोसोम बना लेगा। क्रोमोसोम जो है वो पूरे सेल में फैल जाएगा, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा, ये कहेंगे मेरी असेंबली शुरू हो रही है, तो मैं एक लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, तो ये मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। एनाफेज में क्या होगा, दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, तो इन दोनों क्रोमोसोम्स में इनकी लड़ाई हो जाएगी और इनकी लड़ाई हो जाएगी, और ये कहेंगे मैं इस तरफ जा रहा हूँ और ये कहेंगे मैं इस तरफ जा रहा हूँ। सो एना फेज में हो गए जी दो चीजों पे डिवाइड। जैसे इधर देखो ये डिवीजन दिख रहा है हमें, ठीक है, दो इधर चले गए दो इधर चले गए, पर ये अलग डिवीजन है। अभी मैं माइटोसिस की बात कर रही हूँ। और टीलोफेज में मुझे फाइनली दिख रहा है कि एक क्लीवेज आ गया है और हमारे दोनों सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। सेम मियोसिस में भी होता है, पर मियोसिस जो है वो हमारे दो साइकिल्स में डिवाइडेड है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन में भी वही 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। और मियोसिस टू में भी यही 4 फेजेस हैं। पर मियोसिस टू के जो फेजेस हैं उनमें एग्जैक्टली वही काम होगा जो माइटोसिस में होता है। तो ऐसा क्या हो रहा है मियोसिस वन में जो उसे माइटोसिस से डिफरेंट बनाता है, हम वो देखते हैं। तो देखो क्या होता है, मियोसिस वन होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं। नाउ व्हाट डू आई एक्चुअली मीन अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके पास सेम लोकेशन पे सेम टाइप की जीन है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कैसे समझाऊं, सपोज करो मेरे पास एक जीन है एक क्रोमोसोम पे जो कि कहती है कि मेरी आंखों का कलर ब्राउन होगा। यही सेम जीन मेरी एक और क्रोमोसोम के पास है, यानी मेरा एक और डुप्लीकेट है जो कि ये कहती है कि इसकी आंखों का कलर ब्राउन होगा। तो ऐसे दो क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम, जिनके पास सेम जीन सेम लोकेशन पर है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम आते हैं मियोसिस वन में ऐसा क्या हो रहा है। सो मियोसिस वन से पहले हो गया इंटरफेज जिसमें सेल ने प्रिपेयर कर लिया डिवीजन के लिए। आया प्रोफेज वन। प्रोफेज वन में क्या हो रहा है, वही होगा, कंडेंस होंगी चीजें, क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनेगा और ये इसमें फैलेगा। पर इसमें क्या हो रहा है, प्रोफेज वन में आती हैं फर्दर 5 स्टेजेस जिनके बारे में हम जानेंगे। इन स्टेजेस में क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे कि अरे भाई तुम तो मुझसे मिलते हो, तुम्हारे पास तो सेम जीन है जो मेरी लोकेशन के पास है, तो आओ मैं तुम्हें गले लगाऊं, क्रॉस ओवर करूं। तो जैसे ही वो गले लगाएंगे एक दूसरे को तो वो क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, और इस क्रॉसिंग ओवर में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो जाती है चेंज। सेल ने रेप्लिकेट कर लिया है, डीएनए जो है वो डबल हो गया है, क्रॉसिंग ओवर हो गया है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज में यही क्रॉस ओवर हुए हुए क्रोमोसोम जो कि अब अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर चुके हैं, आई एम सो सॉरी, ये आ गए हैं एक असेंबली लाइन में। बट इनमें क्या फर्क है माइटोसिस वाले क्रोमोसोम से, कि अब इन्होंने कर लिया है अपनी इंफॉर्मेशन चेंज, यानी ये मिल गए हैं गले। उसके बाद सेम होगा एनाफेज में, यही क्रोमोसोम जो है इनके बीच से नहीं बटेंगे, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि अभी गले मिलकर आए हैं, एक उधर चला जाएगा अपने घर गले मिलके और एक इधर आ जाएगा। अभी इनकी बोलूं तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं सेपरेट नहीं हुई हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टर क्रोमैटिड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इस बटरफ्लाई के ये दो हिस्से एंड ये दो हिस्से, ये हो गई सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये हो गए हमारे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिनके पास सेम लोकेशन पे सेम जीन है। तो अभी मैं बात कर रही हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं ये मिले एक बार फाइनली, घर के गेट पे होते हैं ना रिश्तेदारों को बाय बाय कहते हैं, पहले इस वाले गेट पे कहेंगे फिर मेन गेट पे कहेंगे, तो ये अभी मिलके बाय बाय कह रहे हैं।
फिर यही होमोलोगस क्रोमोसोम अपने अपने घर चले गए। ये देखो, एक पर्पल कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। इसका मतलब ये है कि ये क्या दिखा रहे हैं कि ये जो है मेरे पास क्रॉस ओवर होके आया है, गले मिल के आया है, और ये भी मेरे पास गले मिल के आया। गले मिल के आया मतलब अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करके आया है। उसके बाद साइटो टेलोफेज हो गया, मतलब यही दोनों जो हैं ये वापस क्रोमैटिन बन गए। ठीक है, फैल गए। पर अब मेरे पास एक इसका भेदी है और एक इसका भेदी है, मतलब एक ग्रीन कलर का है, एक पर्पल कलर का है। एक के पास ग्रीन इन्फॉर्मेशन है, एक के पास पर्पल इन्फॉर्मेशन है। फिर इन्होंने डिवाइड की, इनका फिर मन हो गया डिवीजन का। तो अब चलेगी मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 2 आया, इंटरकाइनेसिस आया, इंटरकाइनेसिस हो गया ब्रेक। ब्रेक के बाद चला प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गए। ये हमारा सेम है माइटोसिस की तरह। इनके में प्रोफेज होगा, कंडेंसेशन होगा क्रोमैटिन का क्रोमोसोम में, मेटाफेज में अलाइन होंगे। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स की लड़ाई हो जाएगी। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स देखो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई क्योंकि इनकी लड़ाई हो गई। और फाइनली मेरे पास 4 डॉटर सेल्स आ गई। तो हो क्या रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पड़ोसी है, ठीक है, वो दूसरे पड़ोसी से मिलने आया। सेल डिवीजन से रिलेट करेंगे। एक पड़ोसी है, वो दूसरे पड़ोसी से मिलने आया। मिलने आ रहा है, उससे पहले जो जिस पड़ोसी के घर में आ रहा है दूसरा पड़ोसी, वो खाना बना रहा है, नाश्ता बना रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये मेरा फेज हो गया इंटरफेस। उसके बाद जब पड़ोसी आया तो प्रोफेज 1 में उसने कर दिया अपने सोफे के कवर सेट। मतलब इसको ऐसे समझो कि सेल्स जो हैं उनके ऑर्गेनल डिसमेंटल हो गए और क्रोमैटिन जो है वो पूरे क्रोमोसोम बन के पूरे सेल में फैल गए। ठीक है, सारा घर जो है वो साफ हो गया। उसके बाद जैसे ही मेहमान आए तो प्रोफेज में ही क्या हो रहा है, दोनों मेहमान आपस में गले मिल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो कि भाई जिनके पास सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, सेम जीन है, सेम लोकेशन पे, ये अब गले मिल रहे हैं। और गले मिल रहे हैं तो इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं कि अरे मेरे घर में आज ये हुआ, ये कह रहे हैं अरे मेरे घर में आज ये हुआ। इंफॉर्मेशन चेंज करके ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, एक ग्रीन कलर का, एक पर्पल कलर का। इंफॉर्मेशन चेंज कर ली। अब क्या होगा कि ये लेकर आए थे अपने बेटे को अपने साथ। इनके बेटे को पसंद आ गया जिस पड़ोसी के घर आए हैं उसका घर। तो कह रहे हैं मम्मी आप इनके बेटे को ले जाओ और मैं इनके साथ चला जाता हूँ। तो एक पर्पल और एक ग्रीन इधर आ गए, एक ग्रीन और एक पर्पल इधर आ गए, यानी इन्फॉर्मेशन जो है आपस की बढ़ चुकी है, बच्चे दोनों के बढ़ चुके हैं। ये हो गया मेरा एनाफेज। अभी तक ये आपस में जो है मतलब लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बस इन लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर ली है और बना लिए हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम वापस से क्रोमैटिन बन गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। जैसे कि ये देखो, ये अभी तक ऐसे गुंदे गुंदे थे, अब ये थ्रेड बन गए हैं और सेपरेट हो गए हैं, और सेल जो है वो बीच से साइटोकाइनेसिस करके 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। अब इन सेल ने लिया ब्रेक, तो उस ब्रेक को मैंने कह दिया इंटरकाइनेसिस। उसके बाद ये जाएंगे मियोसिस 2 साइकिल में, जो कि सेम होगी माइटोसिस की तरह। इनका फिर से डिवीजन का मन हो गया। ठीक है, अब ये बच्चे जो हैं दोनों दोनों दो अलग अलग घर पे क्या है, मेटाफेज प्लेट पर आ गए। उसके बाद आपस में ही लड़ाई हो गई इन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। तो ये दोनों, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, ऐसे ही इनका हुआ, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। तो अभी इनका हाफ बच्चा समझ लो, इनका आधा बच्चा इधर है, इनका आधा बच्चा इधर है। और मेरे पास एक पर्पल एक ग्रीन, एक पर्पल एक ग्रीन, एक पर्पल एक ग्रीन, एक पर्पल एक ग्रीन के 4 बच्चे आ गए, यानी 4 घरों में बंटवारा हो गया। तो यही है मियोसिस, जब हमारा एक सेल जो है वो डबल करके पहले अपना रेप्लिकेट करेगा क्रोमोसोम्स को। ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा। तो जब ये आधे आधे में डिवाइड हो गया तो ये 2 सेल्स क्या कहेंगे कि मेरा भी मन नहीं लग रहा है, मुझे और प्रॉपर्टी चाहिए। तो अब ना ही मैं आधे में डिवाइड करूंगा ना ही मैं डबल करूंगा, मैं ऐसे ही 2 फर्दर में और बढ़ जाऊंगा। तो मेरे पास आ गए 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, पहले जो कि डिवाइडेड थे। सो यही हो रहा है, पहले डिवीजन में क्या हो रहा है, सेल्स जो है डिवाइड कर रहे हैं 2 डॉटर सेल्स में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो चुका है हाफ में। सेकेंड डिवीजन जो है वो माइटोसिस की तरह है, वो हाफ हुए हुए क्रोमोसोम्स जो है उनका फिर से मन हो गया 2 प्रॉपर्टी बनाने में, तो एक ने 2 में डिवाइड किया, एक में 2 में। इसीलिए मैं इसको रिडक्शनल डिवीजन कहती हूँ। एंड आई होप कि क्या हो रहा है आपको समझ आ गया हो। अब फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, हमारे पास आता है ओवम मदर से, बेसिक नॉलेज। ठीक है, मदर से ओवम आ गया, फादर से स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में एक गैमीट ही तो है। उस ओवम के पास कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं।
और इसके पास है, स्पर्म के पास है 23, जो ये अपने अपने मालिकों से लेकर आया है। जब बेबी होगा तो मुझे 46 क्रोमोसोम्स जो है वो दिख जाएंगे, 23 पेयर मिलेगा। ठीक है, 23 पेयर मिलेगा, यानी 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो आधे इनसे मिले, आधे इनसे मिले, इसीलिए मैं आधी अपनी मदर से मिलती हूँ और मेरा फेस मेरे फादर से मिलता है। ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन में जब गैमीट्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन करेंगे, एक मदर से एक फादर से, सेम फॉर प्लांट्स, तो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिस्टोर हो जाता है एक बच्चे में, जो कि अब बन चुका है। और इसमें वही सेल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब एरर आ गया इस डिवीजन में तो क्या होगा, फटाफट से कवर करते हैं। अगर माइटोसिस में एरर आ रहा है तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगा। यानी या तो सेल डिवाइड करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। कोई भी चीज जब हम करते हैं, हम उसे करते करते थक जाते हैं। अगर एरर आ गया माइटोसिस में तो क्या होगा, एबनॉर्मली सेल डिवाइड करने लगेगा। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल डिवीजन से बनते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा जब भी किसी को कैंसर होता है तो वो उसकी पूरी बॉडी में बहुत जल्दी से फैल जाता है। इसी वजह से फैलता है क्योंकि सेल को एरर मिल गया है, और सेल जो है अब वो कर रहा है ट्यूमर का फॉर्मेशन, एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बनते जा रहे हैं बॉडी सेल्स में। तो अगर एरर होता है माइटोसिस में तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगा। एरर होता है मियोसिस में तो 23 इधर से आ रहा है, 23 इधर से आ रहा है, बेबी में क्या होगा, मुझे जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो बेबी है वो विकलांग हो सकता है, और या मैं इंग्लिश में कहूँ तो उसके फिजिकल फीचर्स में फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर मियोसिस में फॉल्ट है तो हो सकता है बेबी होने से पहले ही अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाए या फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाए। तो हमारे लिए देखो, सेल का डिवीजन, एक छोटू सा सेल है, वो मतलब कितना ही ज्यादा डिपेंडेंट है कि वो एक लाइफ जो है वो मतलब हेल्दी बर्थ लेगी या नहीं, उसको भी बता रहा है। ठीक है। So cells grow and divide in a controlled way, stay in the right place, carry out their functions, और फिर वो मर जाते हैं जब हमें उनकी जरूरत नहीं होती है। मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी, उसके बाद दे आर डेड। डेड सेल्स जो हैं वो नए सेल से रिप्लेस हो जाएंगे, जो कि सेम उनकी तरह फंक्शन करेंगे, यानी सेम उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हर सेल की एक लाइफ स्पैन होती है। जैसे हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, जो कि हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की। तो वो 120 डेज तक अपना सेम फंक्शन कर रहे हैं, उसके बाद वो डेड हो गए, फिर न्यू सेल्स आएंगे, उनको रिप्लेस करेंगे, वो भी सेम फंक्शन करेंगे। ठीक है। तो सब सेल्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है। अगर सेल तब नहीं मरे जब उनको मरना हुआ, या फिर वो बहुत जल्दी मर गए, तब आती हैं प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में। ठीक है। इन मेनी सेल्स क्या होता है, सेल डिवीजन जो है वो यूजुअली स्टॉप कर देता है व्हेन सेल्स कम इन कांटेक्ट विद द नेबरिंग सेल। तो सेल जो है वो अपनी पड़ोसी के चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। एक टॉक्सिक पड़ोसी है, उसने बोला कि तुम ऐसे मत करो, डिवाइड मत करो, सेल ने डिवीजन रोक दिया। तो उससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाएगा। ठीक है। हाउएवर कैंसर सेल्स लूज दिस कंट्रोल। ठीक है, वो दूसरों की बातों में नहीं आते हैं कैंसर सेल्स, और वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं, जिस वजह से ट्यूमर्स बनता है। प्लांट सेल्स कुछ अलग प्रोसेस से ग्रो करते हैं ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल की तो आधी जो बीमारियां हैं वो सेल वॉल दूर कर रहे हैं। तो प्लांट सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाते हैं। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है भी थोड़ा वहमी टाइप का, आधी चीजों को अंदर आने देता है। तो जब दूसरे सेल से वो मिलता है तो वो कहेगा, अरे तुमने अपने घर में सेल डिवीजन रोका हुआ है, चलो मैं भी रोक देता हूँ। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कर देगा। बट प्लांट में नहीं है, क्योंकि सेल वॉल है वहां पे, इसीलिए वो दूसरा पैटर्न ऑफ ग्रोथ दिखाते हैं। अब आए हम फाइनल टॉपिक पे, जो कि लास्ट में हमारे में लिखा है सेल थ्योरी, जिसको हम पहले पढ़ते थे। एक जर्मन बॉटनिस्ट थे 1838 में, मथियास लीडन, बॉटनिस्ट हैं, प्लांट पे रिसर्च करेंगे। उन्होंने बोला कि सारे प्लांट्स जो हैं उनमें सेल्स होते हैं, सारे प्लांट सेल से बने हैं। 1839 में सेम चीज एक जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान, जिन्होंने बोल दिया कि सारे एनिमल्स जो हैं वो भी सेल से बनते हैं। 1855 में एक लॉन्ग स्पैन के बाद आए रुडोल्फ वर्काउ, जिन्होंने इसी सेल थ्योरी को एक्सपैंड करके बोला कि ये जो नए सेल्स बन रहे हैं, या जो सेल प्लांट जो हैं जिन सेल से बने हैं, या एनिमल जिन सेल से बने हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। यानी एक सेल जो है वो डिवाइड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, ओमनेस सेलुला ई सेलुला। तो इनके तीनों के काम ने राइज दिया सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी क्या होती है, इसके पोस्टुलेट क्या होते हैं, किसने इसने दिया, आता है, कैसे लिखना है। सो इन 1838 जर्मन बॉटनिस्ट मथियान श्लीडन and in 1839 German zoologist Theodor Schwann proposed that all living organisms are made up of one or more cells, and the cell is the basic unit of structure and function in both plants and animals.
Further, in 1855, Rudolf Virchow expanded the cell theory and said that all cells arise from pre-existing cell. तो आज के लिए सेल थ्योरी के तीन मेन पोस्टुलेट्स हैं, जो कि क्या है? All living organisms are made up of one or more cells. Cell is the basic unit of structure and function in all living beings, and all cells arise from pre-existing cells. और ये सेल थ्योरी है तीन साइंटिस्ट की डिस्कवरी, श्वान, श्लीडन एंड वर्का। सो ये जो है एक सेल पूरी बायोलॉजी को यूनिफाई करके रखता है, हमारी मुट्ठी है ये, चाहे बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, सबकी लाइफ कंटिन्यूटी जो है वो इसी सेल पे डिपेंडेंट है, इसी सेल के ऑर्गेनल्स पे डिपेंडेंट है जो सारे फंक्शन कर रहा है, और इसी सेल डिवीजन पे डिपेंडेंट है। तो ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। हमने सेल के वर्किंग, सेल के हेल्पर्स की बात करी, सेल को एक फैक्ट्री की तरह देखा, सेल को एक पड़ोसी की तरह देखा, एंड फाइनली आई होप आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कोई बॉक्स मिस हो गया है थिंक इट रिफ्लेक्ट का तो वो ज़रूर बताना। एनी क्वेश्चन, आई एम ओपन बोथ ऑन टेलीग्राम एंड बोथ ऑन यूट्यूब, यू कैन डेफिनेटली शेयर। और हम जल्दी लाएंगे इस चैप्टर का वन शॉट, क्योंकि हमने डिटेल में सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। तो वन शॉट वीडियो में कुछ फ्लो चार्ट्स के रूप में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे, वो भी जल्दी आएगा। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी, ऐसी एक्सप्लेनेशन जो आप नहीं भूलने वाले हैं कभी तक, तो जरूर देखें। एंड दिस वाज आकांक्षा वर्मा एंड यू आर हियर ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर यू विल बी टॉट बाय अ स्कॉलर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट सीरीज। वेट फॉर केमिस्ट्री सीरीज, वो भी जल्दी आने वाली है, फिर हम टिश्यूज से स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टेक केयर।